अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम आपका क्लास में स्वागत करते हैं। और जो आपने कल की क्लास में पढ़ा था उसको थोड़ा हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे और फिर हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल की जो क्लास है, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता देती मैं। ये कक्षा 6 में एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें गणित में अध्याय 3 जो है संख्याओं के साथ खेलना, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो कल की क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था गुणनखंड। गुणनखंड इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फैक्टर कहते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती हैं, अर्थात इसमें शेषफल नहीं बचता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, जैसे यहाँ पे लिखा है 6 के गुणनखंड। आपको 6 के गुणनखंड निकालने थे तो आपने क्या करा था? भाग विधि द्वारा इसके गुणनखंड निकाले थे। एक तो सभी का गुणनखंड होता है। उसके बाद हमने देखा था कि 2 को 6 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 होता है, शेषफल 0 हो गया, तो 2 भी इसका गुणनखंड हो गया। 3 से देंगे 6 में भाग तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 शेषफल, इसका मतलब 3 भी इसका गुणनखंड है। 4 से देंगे तो 4 से इसमें भाग पूरा नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, और 6 से इसमें भाग पूरा जाएगा। तो इस प्रकार से 6 के जो गुणनखंड हैं वो 1, 2, 3 और 4 निकल के आए थे। ठीक है, तो ये हमने कल सीखा था कि गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणनखंडों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। और जो गुणनखंड होते हैं वो किसी भी संख्या से, ये जो संख्या आपके पास दे रखी है उससे या तो छोटे होते हैं या उसके बराबर होते हैं। ठीक है, अगला हमने पढ़ा था गुणज। गुणज मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल, गुणज मतलब होता है मल्टीपल। गुणज किसे कहते हैं? जब हम किसी संख्या को किसी अन्य पूर्णांक से गुणा करते हैं तो जो प्राप्त गुणनफल होता है उसको गुणज कहते हैं। जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये क्या है? इसके गुणज हैं। 6 चौको 24। अब देखेंगे आप 6 के गुणज लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? 6 के गुणज हो जाएंगे 6, 12, 18, 24, और इसको लिखते जाएंगे जितना भी आपको चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो गुणज होते हैं वहाँ पे आप देखेंगे इसकी संख्या क्या होती है? अनिश्चित होती है। कितने भी गुणज हो सकते हैं, संख्या इनकी अनिश्चित होती है। और दूसरी विशेषता ये है कि जो गुणज होंगे वो दी गई संख्या से, जैसे यहाँ पे संख्या 6 दी गई है तो दी गई संख्या के या तो बराबर होंगे या संख्या से क्या होंगे? बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा था? गुणज और गुणनफल। कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था। और फिर देखिए आप, एक पढ़ा था हमने संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो संपूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती है। तो वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुना होता है। ठीक है, कौन सी संख्या? जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना होता है उसको क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या। जैसे 6 के गुणनखंड हमने यहाँ पे लिखे थे 1, 2, 3 और 6। अगर इन गुणनखंडों का योग इस संख्या के दोगुना हो तो इसका मतलब ये क्या होगी? एक संपूर्ण संख्या होगी। तो इसके गुणनखंडों का योग करिए, 6 और 3 9, और 9 और 2 11 और 1 12, तो कितना आया? 12 आया। इसका मतलब 6 क्या है? एक संपूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे 4 के गुणनखंड लिखिए। 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनका योग करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 4 और 2 6 और 1 7। तो ये क्या है? इस 8 नहीं आया। अगर ये 8 आता इसका योग तो 4 भी क्या होती? एक संपूर्ण संख्या होती, परफेक्ट नंबर होती। तो परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुना हो। उस संख्या से क्या हुआ? दोगुना हुआ, तो उसको कहते हैं आप संपूर्ण संख्या। यहाँ पे एक उदाहरण 28 भी दे रखा है। 28 भी क्या है? एक संपूर्ण संख्या है। तो आपको संपूर्ण संख्या निकालनी आनी चाहिए। संपूर्ण संख्या कैसे निकालेंगे? अगर किसी दी हुई संख्या का जो गुणनखंड है, ये इसके गुणनखंड है, अगर इनका योग आपका इस संख्या के दुगने आ जाता है तो इसका मतलब ये संख्या आपकी क्या है? संपूर्ण संख्या है। तो कल की क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास को देखते हैं।
अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, 68 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो गुणनखंड किस तरह से निकालने हैं? गुणनखंड निकालने के लिए मैंने आपको भाग विधि बताई थी। तो आपने क्या करना है, गुणनखंड किस तरह से निकालने हैं? एक तो सब का गुणनखंड होगा, एक सब संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो एक से आपको भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए 68 है, तो इसमें आप देखेंगे 2 से भाग देंगे तो 2 तियां 6 हो गया है और 2 चौको 8 हो गया है। तो एक गुणनखंड आपके पास 2 निकल के आ गया, एक 34 निकल के आ गया, ये भी तो इसका गुणनखंड निकल गया। फिर आप यहाँ पर किससे भाग देंगे? 2 से देंगे, तो 2 एकम 2 और 2 सता 14। तो एक गुणनखंड आपके पास कौन निकल आ गया? 2 दूनी 4 आ गया है एक गुणनखंड निकल के, और एक कितना आ गया है? 17 आ गया है। तो ये 17 एकम 17 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? एक, इन सबको गुणा कर देंगे, 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, एक गुणनखंड ये हो जाएगा। और एक यहाँ पे इस तरह से गुणनखंड लिखेंगे आप। तो एक देखिए, एक ये हो गया है, 2 ये हो गया है, फिर 2 दूनी 4 हो गया है, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया है, फिर 34 हो गया है, 17 और 68, इसके गुणनखंड निकल के आए 1 2 4 17 34 और 68। आप इसको भाग विधि से कैसे करेंगे? पहले 2 से भाग देंगे 68 में, ठीक है। तो किससे निकला? 2 तियां 6 हुआ, 0 8, 2 चको 8 हुआ, तो 0। इसका मतलब 2 इसका क्या है? गुणनखंड है। फिर आप 3 से देंगे तो 3 से नहीं होगा, 4 से देंगे आप भाग, तो 4 एकम 4, और यहाँ पे 2 बचा और 4 सता 28, 4 भी इसका क्या है? गुणनखंड है। उसके बाद आप देखो 1 2, एक तो है ही, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया। उसके बाद आप किससे देंगे? 17 से देंगे, तो 17 चौको कितना होता है? 68 होता है। तो 17 इसका गुणनखंड हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे 34 से देंगे, तो 34 दूनी कितना होता है? 68 होता है, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। तो इस प्रकार से भाग विधि द्वारा आप इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, या ऐसे सिंपली विधि से निकाल सकते हैं। कि क्या करना है इसमें? सिंपल विधि में आपने क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे आपने नंबर लिख लेना। जैसे 68 आपने यहाँ पे लिख लिया है, अब आप इसको 2 से भाग देंगे, 2 तियां 6 होता है और 2 चौको 8 होता है। उसके बाद इस संख्या को भी लिख लेंगे और इस संख्या को भी लिख लेंगे। गुणनखंड में 2 को भी लिख लिया आपने और 34 को भी लिख दिया एक कोने पे। अब आपने क्या करना है, फिर से ये 2 से भाग दे रहा है, 2 से इसमें भाग जाता है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 सता 14 हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और एक गुणनखंड इसका 17 निकल के आ गया है, ठीक है। और एक एक गुणनखंड क्या होगा? स्वयं होगा। 68 भी तो इसका गुणनखंड होगा। ये यहाँ पे 17 आ जाएगा, तो 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, तो ये इसके गुणनखंड निकल के आ जाएंगे आपके। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको सीक्वेंस से लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, आरोही क्रम में, तो क्या लिखेंगे? 1 2 4 17 34 और 68, ये इसके गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। तो दोनों विधि से आप इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। एक और समझ लीजिए, 36 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से तो आपको गुणनखंड निकालना आ गया है, ये भी भागी विधि है, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्टकट मेथड है। इसको देखो 36 पे आपने करा तो 2 से गया, 2 18 दूनी 36 होता है, तो एक गुणनखंड आपका 2 निकल के आया, एक आपका 18 निकल के आया, ठीक है। इन दोनों को आपने लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर 2 से गया तो आपने लिखना है 2 नमा 18। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक आपका क्या हो गया, इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया है, तो ये कितना हो गया? 2 दूनी 4, और ये कितना हो गया? 9। इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 3 से जाएगा, ये 3 तियां कितना होता है? 9 होता है, तो एक 3 आप निकल, एक इन तीनों में से एक बार 3 आप लिख देंगे, और 3 एकम 3, तो इसके जो गुणनखंड निकल के आएंगे वो कितने आएंगे? 2 2 दूनी 4 कर दिया है, और 4 तियां 12,
2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, एक ये लिख लिया आपने। और 3 तिया 9, 9 दूनी 18 तो यहाँ पे लिख ही रखा है। और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो इसके गुणनखंड किस तरह से निकल के आएंगे? 1, 2, 3, 4, ठीक है। और एक ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6, 9, 12, 18 और 36 इसके गुणनखंड निकल के आएंगे। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, भाग देना है और भाग विधि द्वारा गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आपने इसको करना है। अब है 6 के सभी प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो गुणज आपको पता है, गुणज कैसे निकालते हैं? प्रथम 5 गुणज निकालने हैं तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, 6 पंजा 30। तो प्रथम 5 गुणज 6, 12, 18, 24 और 30 निकल जाएंगे। तो 6 के प्रथम 5 गुणज आप इस तरह से निकालेंगे। प्रश्नावली है यहाँ पे, प्रश्नावली 3.1 देखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। अब इनके गुणनखंड आपने निकालने हैं। तो आपको इनको गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना है, या तो आप भाग विधि द्वारा करिए। ठीक है, अभी आप छोटे बच्चे हो, आप आराम से भाग विधि द्वारा इनको कर सकते हो। जैसे आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ऐसे नहीं है कि अब मैम ने ऐसे सिखा दिया कि ऐसे करो और हमें समझ ही नहीं आ रहा है ऐसे कैसे करो। तो ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आराम से यहाँ पे 24 लिखना है और इसको क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। 2, 12 दूनी 24 होता है, शेष फल आपका 0 आ गया। इसका मतलब इसका एक गुणनखंड क्या है, 2 भी है। एक तो है ही, एक तो सबका गुणनखंड होता है, 2 भी इसका गुणनखंड निकल के आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 3 से भाग दे के देखना है 24 में। 3 से देखा, 3 8 कितना होता है, 24 होता है। 3 8 24 होता है, शेष फल आपका कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब आपका 3 क्या है, यहाँ पे इसका गुणनखंड है। अब आपने 4 से देखा, 4 से 24 में भाग दे के देखा, 4 छके 24 होता है। तो यहाँ पे शेष फल 0 आ गया। तो इसका मतलब 6 भी क्या है, सॉरी, इसका मतलब 4 भी क्या है, इसका गुणनखंड है। अब आपने क्या देखना है कि 5 से 24 में भाग जाता है पूरी पूरी बात, तो 5 पंजा 25 होता है। तो इसका मतलब 5 क्या है, 5 से इसमें भाग नहीं जाएगा। 5 से इसमें भाग नहीं जाएगा। अब देखिए एक एक विधि ये देख लीजिए। अब आपने 6 से भाग नहीं देना है। 6 से भाग इसलिए नहीं देना क्योंकि 6 तो यहाँ पे आ रखा है, तो 6 चौको 24 होता है। तो अगर जब 6 यहाँ लिखेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब 6 भी क्या है, इसका गुणनखंड है। ठीक है, 6 है, 7 नहीं जाएगा। फिर 7 के बाद किससे जाएगा, 8 से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 आ रहा है। तो ये 8 भी क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। पूरी पूरी बार कट रहा है, देखिए 8 यहाँ लिखेंगे, 24 यहाँ लिखेंगे, तो 8 तिया 24 हो जाएगा। 8 हो गया। 9 से जाएंगे, 9 से अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो देख सकते हैं, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो ज़्यादा हो जा रहा है। 10 से 20 में नहीं जाएगा, 10 दूनी 20 होता है। उसके बाद सीधा 12 से जाएगा, 12 के बाद आपका सीधा 24 से ही ये इसका गुणनखंड होगा। तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ठीक है, ये इसके गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको सामान्य साधारण विधि से करना है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे करेंगे, कौन सा मेथड यूज करना है। आपको कुछ मेथड यूज नहीं करना, सीधा सीधा भाग देना आपने। 15 के कैसे निकालेंगे, 15 के निकालने के लिए भी आपने क्या करना है, 15 का जो गुणनखंड है निकालेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे एक तो सभी का गुणनखंड होता है, 2 का भाग देंगे 15 में तो 2 सता 14 होता है। तो एक क्या हो जा रहा है, शेष फल आ जा रहा है। देखिए 2 यहाँ पे लिखिए, 2 सता 14 होता है, तो शेष फल 1 आता है। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब 3 से देंगे, 3 3 पंजा कितना होता है, 3 पंजा 15 होता है। तो 15 शेष फल कितना है, 0 है। तो 3 इसका क्या है, गुणनखंड है। अभी मैंने कहा यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो इसका मतलब 5 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। इसको करके देख सकते हैं। 5 से 15 को करेंगे तो 5 तिया 15 आ जाएगा, शेष फल 0 आ जाएगा। अब 5 के बाद कितना हो जाएगा,
6 से भी नहीं जाएगा 15 में। 6 दूनी 12 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 10 दूनी 20 होता है, 11 दूनी 22 होता है। तो इसका मतलब इसका लास्ट क्या है, 15 आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 1, 3, 5 और 15। 15 के गुणनखंड ये हो जाएंगे। ठीक है, अब निकालिए 21 के गुणनखंड। कैसे निकालना है 21 के गुणनखंड, वैसे ही आपने ऐसे भाग देना है। यहाँ पे लिखना है 3, 3 सता 21 होता है। 2 से क्यों नहीं दिया, क्योंकि दो दो दशांकी 20 होता है और शेषफल आपका 1 बच जाता, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा। 3 इसका गुणनखंड हो गया। अब देखिए 21 में और किसका भाग जाता है, और किसी का भाग जाता है 21 में। 4 4 चको 16, 4 पंजा 20 होता है। 6 छके 5 चको 20 होता है। फिर 6 से जाएंगे, 6 तियाँ 18 होता है। 7 से जाएंगे तो 7 क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे 7 है, इसलिए 7 क्या होगा, 7 तियाँ 21 होगा। उसके बाद 8 से जाएंगे तो 8 दूनी 16 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 10 दूनी 20 होता है, 11 दूनी 22 होता है। ठीक है, 13 दूनी 26 होता है। तो इसका मतलब सीधा उसके बाद 21 आपका क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो 21 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 1, 3, 7 और 21। ठीक है, इसी तरह से आपने 27 के गुणनखंड निकालने हैं। 27 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 27 को देखो 2 से भाग देंगे। तो अगर हम 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 2 होता है, और यहाँ 0 और 7 बचता है यहाँ पे। तो 2 तियाँ क्या होता है, 6 होता है। शेषफल 1 है, इसका मतलब ये क्या है, इसका गुणनखंड नहीं है। तो इसका गुणनखंड 1 तो 1 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 27 में, तो 3 नमक 27 होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल 0 आएगा, तो क्या है, 1, 3 हो जाएगा। और एक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 भी तो आ गया है, ये 9 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब 27 में और किसका भाग देंगे, 4 से देंगे तो 4 सता 28 होता है। 5 से देंगे तो 5 पंजा 25 होता है। 6 से देंगे तो 6 चौको 24 होता है। 7 से देंगे तो 7 से बीच में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 7 चौको 28 होता है। 9 से देंगे तो 9 तो 8 से देंगे तो 8 से भी नहीं जाएगा। 9 से देंगे तो 9 से जाएगा। ठीक है, और देखिए 27 में किस जाता है, 11 से भी नहीं जाएगा। 11 दूनी 22 होता है, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। तो इस तरह से इसका लास्ट जो गुणनखंड होगा वो 27 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट में बताएंगे कि हमें समझ में नहीं आया। मैं आपको दोबारा पढ़ाने के लिए बिल्कुल रेडी बैठी हुई हूँ। ठीक है, और मेरा मकसद है कि बच्चों को बिल्कुल बेसिक से आए, हाई फाई की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अभी आप 6th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक लेवल से चलना है। ठीक है, और एक और बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए 23। ठीक है, 23 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 23 का गुणनखंड निकालना क्या हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखो 23 में हम भाग देंगे 2 का, तो 2 एकम 2 होगा, लेकिन 2 एकम 2 होगा, शेषफल 1 आया, ये भी नहीं आया। 23 में हमने 3 से भाग दिया तो क्या हो जाएगा, 3 सता 21 होता है। फिर 4 से देंगे तो 4 4 से जाएगा इसमें भाग, 4 से 4 चौको 16, 4 पंजा 20, 4 छक्के 24, ये भी नहीं जाएगा। 5 पंजा 25 हो जाएगा। 6 चौको 24, ये भी नहीं जाएगा। 7 चौको 28। 9 से देंगे, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27 होता है, ये भी नहीं जाएगा। 10 से भी नहीं जाएगा। तो इसका गुणनखंड आपका 1 और 23 ही निकल के आएगा। ठीक है, इसका गुणनखंड आपका 1 और 23 निकल के आएगा। बाकी ये आपने होमवर्क में करने हैं 12, 20, 18 और 36। ठीक है, ये 4 मैंने आपको होमवर्क दे दिए हैं, क्योंकि ऐसे करके तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 आप सीख लीजिए। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अब गुणज क्या होते हैं, गुणज का मतलब होता है कि जब हम किसी को अन्य संख्या से गुणा करते हैं तो उसको गुणज कहते हैं। तो 5 के गुणज क्या हो जाएगा, 5 के गुणज हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौको 20 और 5 पंजा 25।
तो 5 के 5 प्रथम 5 गुणज हो जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है। 8 के प्रथम गुणज क्या हो जाएंगे? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौको 32 और 8 पंजा 40। तो 8 के प्रथम गुणज के वो 5 गुणज कौन कौन से होंगे? 8, 16, 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? 5 गुणज हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप 9 के निकालेंगे। ठीक है। तो ये इसके प्रथम 5 गुणज हो जाएंगे। अभी तक कोई डाउट होगा तो उसको क्लियर कर लेना। अब यहाँ पे देखिए, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। तो कैसे करेंगे? 35, 35। 35 क्या है? इनमें से देखिए 35 क्या है? 8 का गुणज है? नहीं, 8 के पहाड़े में 35 नहीं आता है। 7 का गुणज है? 7 का गुणज है 35। तो 35 क्या है? 7 का गुणज है ना। 7 का गुणज कैसे है? 7 पंजा 35 होता है, इसलिए 7 का गुणज है। 15 क्या है? 15 क्या है? 8 का गुणज है? नहीं है। 70 का गुणज है? नहीं है। 30 का गुणनखंड है? 50 का गुणनखंड है या 20 का गुणनखंड है? तो 15 किसका गुणनखंड है? 15 हो जाएगा आपका 30 का गुणनखंड। कैसे हो जाएगा? जब 15 से आप 30 में भाग देंगे तो 15 दूनी 30 होता है और शेषफल शून्य आता है। इसलिए जो 15 है वो क्या है? 30 का गुणनखंड है। और जो 35 है वो क्या है? 7 का गुणज है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है आपका? 16 आपका लिखा हुआ है। ठीक है। और 16 क्या है? 16 क्या है? ये 8 का गुणज है। 16 8 का गुणज है। कैसे है? 8 दूनी क्या होता है? 16 होता है। 20 किसका गुणनखंड होगा? 20 तो 20 का ही गुणनखंड होगा। और 25 क्या है? 25 50 का गुणनखंड होगा ना। 25 50 का गुणन कैसे होगा? 25 से 50 में भाग दे दीजिए तो 25 दूनी 50 होता है, शेषफल शून्य आ रहा है, इसलिए क्या होगा? 25 आपका 50 का गुणनखंड होगा। अब यहाँ है 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो 9 के गुणज निकालना तो बहुत आसान है। आपने क्या करना है? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 9 चौको 36, 9 पंजा 45, 9 छके 54, 9 सता 63, 9 अठा 72, 9 नमा 81, 9 दशंके 90 और 9 गुणा गए 11 99। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा कि 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो ये सब क्या है? 9 के गुणज हैं जो क्या है? 100 से कम है। ठीक है। तो यहाँ तक ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो गई। अब हम थोड़ा आज एक अगला टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। ठीक है। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, फिर मैं आपको उसको आगे बताती हूँ। अभाज्य और भाज्य संख्याएं। ठीक है। नोट करिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसको कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं इसको? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है। और जो भाज्य संख्या है उनको कहते हैं आप कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो जो अभाज्य संख्याएं हैं, एक साधारण सी भाषा में आपको समझाती हूँ कि वे संख्याएं जो केवल अपने पहाड़े में आती हैं,
सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं और एक के पहाड़े में आती हैं, उनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अपने पहाड़े का मतलब है जैसे एक एक तिया तीन होता है और तीन एकम तीन होता है। तो ये जो संख्या है वो केवल अपने पहाड़े में, ये केवल एक के पहाड़े में आ रही है और अपने पहाड़े में आ रही है। वे संख्याएं जो केवल अपने पहाड़े में आती हैं और एक के पहाड़े में आती हैं, उनको कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अर्थात क्या होता है, इनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, इनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, दो ही संख्या ऐसी हैं जो इनको पूर्ण रूप से विभाजित करती हैं। एक एक होता है और एक क्या होता है, स्वयं ये संख्या। समझ में आया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो केवल दो पहाड़ों में आती हैं। पहाड़े का मतलब क्या होता है, टेबल, जो केवल दो टेबल्स में आती हैं। टेबल मतलब होता है पहाड़ा, जो आप बोलते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये सब क्या होते हैं, पहाड़े होते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो केवल अपने टेबल में आती हैं या अपने पहाड़े में आती हैं या एक के पहाड़े में आती हैं, उनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। समझ में आया अब पहाड़े का मतलब क्या होता है? जो केवल अपने टेबल और एक के टेबल में आती हैं उनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्या होती हैं उनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं वो संख्या होती है और एक होता है। बस दो ही संख्याएं ऐसी हैं जो इनको पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती हैं, उसके अलावा और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इनको विभाजित कर दे। जैसे कौन कौन सी होती हैं अभाज्य संख्याएं? एक होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41। फिलहाल हम इतनी संख्याएं लिख रहे हैं यहाँ पे। अब ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे देखिए आप, दो देखिए, दो के गुणनखंड देखिए, दो के गुणनखंड देखेंगे तो क्या है, एक और दो है। कितने हैं, एक और दो हैं। तो एक और दो है, इसका मतलब जो ये दो है वो केवल या तो एक के पहाड़े में आता है या दो के पहाड़े में आता है, बाकी इसके अलावा और किसी के पहाड़े में ये नहीं आता है। फिर देखिए तीन, तीन भी अभाज्य संख्या है। तीन को देखिए, तीन के भी दो ही गुणनखंड है, एक और तीन। ये भी क्या है, दो ही पहाड़ों में आती है, एक तो एक में और एक तीन के पहाड़े में। केवल एक और तीन से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। फिर देखिए पांच, पांच देखिए, पांच क्या है, पांच अभाज्य संख्या है, इसके भी दो ही गुणनखंड होंगे, एक तो एक होगा और एक क्या होगा, पांच होगा। ठीक है, फिर देखिए यहां पर क्या है, हमने क्या कहा, अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, दो है, तीन है, पांच है, सात है, 11 है, आगे तो आपको बताते रहेंगे, 13 है। तो जो ये अभाज्य संख्याएं हैं इनके केवल क्या है, दो ही गुणनखंड है। ये देखिए दो ही गुणनखंड है, अभाज्य संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, एक तो वो एक होता है और एक स्वयं वो संख्या होती है। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो केवल अपने पहाड़े और एक के पहाड़े में आती हैं। ठीक है, जैसे 3 एकम 3 और एक तिया 3, इसके अलावा 3 किसी पहाड़े में नहीं आता है। 11 को देख लीजिए, 11 एकम 11 होता है और एक गुणा के 11 इज इक्वल टू 11 होता है। इसके अलावा 11 कहीं नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा आपका 11 कहीं पर भी नहीं आता है।
किसी पहाड़े में 11 नहीं आएगा, तो इनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक 1 होता है, एक होता है, और एक क्या होता है, स्वयं वह संख्या होती है, उसको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। उनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अर्थात जो केवल 2 ही पहाड़ों में आती हैं, एक और स्वयं के पहाड़े में आती हैं, और इनके 2 ही गुणनखंड होंगे, तभी तो इनके 2 गुणनखंड होंगे। ये क्या है, सिर्फ अपने से विभाजित होगी पूर्ण रूप से, और एक से होगी विभाजित, इसलिए इनके क्या होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। आ गया समझ में। एक चीज और नोट कर लेंगे आप, दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और एक चीज और नोट करेंगे कि एकमात्र सम संख्या भी है, एकमात्र अभाज्य सम संख्या है, अभाज्य सम संख्या है। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और एकमात्र अभाज्य संख्या है, अभाज्य सम संख्या है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। 2 के अलावा और कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। आगे जो टॉपिक होगा उसमें हम आपको बताएंगे सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इसको नोट कर लीजिए कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एकमात्र अभाज्य सम संख्या भी है। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आपकी 2 है। तो आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गया है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर को कहते हैं, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक अपना और एक क्या होता है, स्वयं। एक होता है और एक स्वयं, इनके 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, और किसी से ये विभाजित नहीं होते हैं। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है, 2 है। ठीक है, अब आते हैं हम भाज्य संख्या पे। ठीक है, ये है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को आप क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिन संख्याओं के एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य भी गुणनखंड हों, अन्य भी गुणनखंड हों, उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। लिखिए, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भाज्य संख्याएं हैं वो एक और स्वयं के पहाड़े के अतिरिक्त अन्य पहाड़ों में भी आती है, अन्य टेबल्स में भी आती है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 है, इसके गुणनखंड 1, 2 और 4 है। इसका मतलब ये 1 के टेबल में भी आएगी, 2 के टेबल में भी आएगी और 4 के टेबल में भी आएगी। ठीक है, ये क्या है, आपका भाज्य संख्याएं होती हैं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य और भाज्य संख्याएं आपको समझ में आ गया होगा। भाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए 4 देखिए, 6 देखिए, 8 देखिए, ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। इनके गुणनखंड देखिए, 6 के गुणनखंड देखिए 2 से अधिक है, 4 के गुणनखंड देखिए 2 से अधिक है, 8 के गुणनखंड देखेंगे तो 2 से अधिक है। ठीक है, अब एक चीज और नोट करेंगे आप यहाँ पे, जो संख्या 1 होती है, संख्या 1, जो संख्या 1 होती है इसका केवल एक गुणनखंड होता है, केवल एक गुणनखंड होता है ना। संख्या 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है।
इसलिए जो संख्या 1 होती है वह न अभाज्य है और न ही भाज्य है। इसको ऐसे ही नोट कर लो, नहीं भाज्य है। इसको याद भी करना है, यहीं पे नोट भी कर लेना है। तो जो संख्या 1 है उसका केवल एक गुणनखंड होता है, इसलिए वो न अभाज्य है और न ही भाज्य है। तो कई बार कारण पूछते हैं कि संख्या 1 क्या है, के कितने गुणनखंड होते हैं, तो केवल एक गुणनखंड होते हैं। या पूछ लिया संख्या 1 भाज्य है या अभाज्य, तो ये न अभाज्य है न अभाज्य है। तो संख्या 1 क्या है, अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब आपकी अब देखिए, यहाँ पे हमने अभाज्य और भाज्य संख्याएं पढ़ ली हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके क्या होते हैं, केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, और जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी वही सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि जो प्राइम नंबर होते हैं जिनके एक और स्वयं के अलावा और गुणनखंड नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब है यहाँ पे जो दिया गया है आपके पास, अभाज्य और भाज्य संख्याओं को जो है एक सरल विधि द्वारा निकालते हैं। उसका नाम क्या है, इराटोस्थीन की जो पद्धति आपने दी थी, एक यूनानी गणितज्ञ हुए थे, उन्होंने कहा था कि आपने किस तरह से निकालना है। तो आपने क्या करना है, 1 से 100 तक की संख्याओं को लिख लिया है। जैसे आपने 1 से 100 तक की संख्याओं को सारा आपने लिख लिया है, और फिर आपने किस तरह से इसको निकालना है। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 1 को आपने काट दिया है। सबसे पहले आपने क्या करा, 1 को काट दिया है, क्योंकि 1 क्या है, न अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर से 2 को आपने क्या कर लिया है, इस तरह से घेरा लगा लिया है। 2 पे आपने घेरा लगा लिया है। उसके बाद आपने क्या करना, 2 के जो भी गुणज होंगे, तो 2 के गुणज का मतलब क्या हो गया है, 2 दूनी 4। 2 का गुणज क्या हो गया, 4 हो गया है। उसको काट दिया है। 2 का गुणज 2 तिया 6 होता है, 2 चौको 8 होता है, 2 पंजे 10 होता है, 2 छके 12 होता है, 2 सता 14, 2 अठा 16, 2 नमा 18, 2 ढाई 20। ठीक है। तो 2 से और कौन से कटेगा, 22 कटेगा, 2 से 24 कटेगा, 2 से 26 कटेगा, 2 से 28 कटेगा, 2 से 30 कटेगा, 2 से 32 कटेगा, 2 से 34 कटेगा, 2 से 36 कटेगा, 38 कटेगा। ये सब इसके गुणज है ना। 19 दूनी 38 होता है, 20 दूनी 40 होता है, 21 दूनी 42 होता है, 22 दूनी 44 होता है ना, 23 दूनी 46 होता है, 24 दूनी 48 होता है। तो ये सब क्या है, 2 गुणा गए 24, 2 गुणा गए 26, 2 गुणा गए 28, 2 गुणा गए 30, 2 गुणा गए 32, 2 गुणा गए 34, 2 गुणा गए 36। तो इस प्रकार से क्या है, ये सब आपके सामने दे रखा है। तो ये सब 2 के गुणज हो गए। तो 2 के गुणज सब कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 31। ये हो जाएगा 32, 2 गुणा गए 32, 2 गुणा गए 33, 2 गुणा गए 34, 2 गुणा गए 35, 2 गुणा गए 36, 2 गुणा गए 37, 2 गुणा गए 38, 2 गुणा गए 39, 2 गुणा गए 40, 2 गुणा गए 41, 2 गुणा गए 42, 2 गुणा गए 43, 2 गुणा गए 44, 2 गुणा गए 45, 2 गुणा गए 46, 2 गुणा गए 47, 2 गुणा गए 48, 2 गुणा गए 49, 2 गुणा गए 50। तो ये सब 2 के गुणज आपने काट लिए हैं। तो 2 पे आपने क्या करा, घेरा लगा दिया। उसके बाद आपने 3 पे घेरा लगाया। 3 पे घेरा लगाएंगे और 3 के गुणजों को काटेंगे आप। तो 3 के गुणज कौन से हो जाएंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6 होता है।
तीन तिया 9 होता है, 9 को आपने काट दिया। 3 चौको 12 होता है, 12 कटा हुआ है। 3 पंजे 15 होता है। 3 छके 18 होता है। 3 सता 21 होता है। 3 अठा 24 होता है। 3 नमा 27 होता है। 3 ढाई 30 होता है। ठीक है, ये आपने काट दिया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी 3 का गुणज नहीं होता है। ठीक है, फिर 11 तिया 33 होता है। ठीक है, 12 तिया 36 होता है। और इस प्रकार से 13 तिया 39 होता है। ठीक है, उसके बाद 14, 13 हो गया। 14 तिया 42 होता है। 15 तिया 45 होता है। फिर 16 तिया 48 होता है। 17 तिया 51 होता है। 18 तिया 54 होता है। ठीक है, 19 तिया 57 होता है। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, जो 3 के गुणज हैं उनको आपने काटना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 5 5 को घेरा लगाना है। और 5 के जो गुणज हैं, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 है, 5 दूनी 10, 10 भी कटा हुआ है। 5 दिए 15 भी कटा हुआ है। 5 को 20 भी कटा हुआ है। 5 पंजा 25 भी कटा हुआ है। काट देंगे। 5 के 30। ठीक है, फिर 35, 35 के बाद 40। फिर अगर आपको गुणज निकालने में दिक्कत हो रही है तो आपने क्या करना है, उतने गैप रखना है। जैसे 40 है, 41, 42, 43, 44, 45 को काट देना। 46, 47, 48, 49, 50 को काट देना। 51, 52, 53, 54, 55 को काटना है। 56, 57, 58, 59, 60 को काटना है। 61, 62, 63, 64, 65 को काटना है। 66, 67, 68, 69, 70 को काटना है। 71, 72, 73, 74, 75 को काटना है। 76, 77, 78, 79, 80 को काटना है। 81, 82, 83, 84, 85 को काटना है। 86, 87, 88, 89, 90 को काटना है। 91, 92, 93, 94, 95 को काटना है। 96, 97, 98, 99, 100 को काट। अब आपने क्या करना है, 7 पे घेरा लगाना है और 7 के गुणज लिखने हैं। तो 7 के गुणज ऐसे ही निकालेंगे। क्या करना है, 7 का गैप रखना है आपने। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां आपने काट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 आपने काट लिया। 1 2 3 4 5 6 7 काट रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 कट रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 कट रखा है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको काट दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 कट रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 कट रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 कट रखा है। 1 2 3 4 5, इस तरह से आपने गिनती लिखनी है। इसके बाद 7 के बाद देखो, बाकी तो सब कटे हुए हैं। अब जो बच गया है उस पर घेरा लगाना है। जैसे 11 है, 11 पे घेरा लगाया आपने, तो 11 का पहाड़ गया। तो 11 कम 11, 11 दूनी क्या होता है, 22 होता है। 22 कटा हुआ है। 11 तियाँ 33 होता है। 33 भी कटा हुआ है। 11 चक्को क्या होता है, 44 होता है। 44 भी कटा हुआ है। 11 पंजे क्या होता है, 55 होता है। 55 कटा हुआ। 11 छक्के 66 होता है। 11 सत्तर 77। 11 अठा 88। 11 नमा 99। तो ये 11 से कट गया है। अब 13 से काटेंगे। 13 कम 13 होता। 13 दूनी 26 कटा हुआ है। 13 तिया 39 होता है। तो इस प्रकार से आपने गुणज लिखते जाने हैं और उसको क्या करना है, काटते जाना है। तो लास्ट में आप क्या देखेंगे कि जिन जिन संख्याओं पे आपने घेरा लगा रखा होगा, ठीक है, वो सब आपकी क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। जिन जिन पे घेरा लगा रखा है वो सब क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। और जो आपने काट रखी हैं वो सब क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। एक को छोड़ के, एक को छोड़ देना है, क्योंकि एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। यहाँ पे मैंने क्या करा, सबसे पहले हमने एक को काट दिया है। उसके बाद हमने 2 पे गोला लगाया, 2 के गुणजों पे हमने कट किया। उसके बाद हमने 3 पे गोला लगाया, 3 के गुणजों को हमने कट करा। उसके बाद हमने 5 पे गोला लगाया, 5 के गुणजों को कट किया। उसके बाद जब तक सारे क्रॉस नहीं हो जाते, या सब पे किसी पे गोला और किसी पे क्रॉस नहीं हो जाते, तो ये पद्धति आपने अपनाते जाना है। और इससे आप क्या करेंगे कि सारे आप अभाज्य और भाज्य संख्याओं को यहाँ पे निकाल देंगे।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, 2 गुणा के 3 धन 1 बराबर 7 होता है। ठीक है, तो जो विधि आपने पढ़ी उसको क्या कहते हैं, इराटोस्थीन की छलनी विधि कहते हैं, सीव ऑफ इराटोस्थीन मेथड, ये आपने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, 2 गुणा के 3 धन 1 बराबर 7, 2 गुणा के 3 धन 1 बराबर कितना होता है, 7। तो यहाँ 2 के एक गुणज में 1 जोड़कर एक अभाज्य संख्या प्राप्त की गई है। ठीक है, तो क्या आप इस प्रकार से कुछ और अभाज्य संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे इसको? जैसे 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, और उसमें 1 जोड़ा तो क्या हो जाएगा, आपकी एक अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, और भी कुछ निकाल सकते हैं। जैसे 3 अभाज्य संख्या है और 5 क्या है आपकी, 3 और 5 क्या है आपकी, लेकिन आपको अभाज्य संख्या निकालना है। 5 दूनी 10 धन 1 तो कितना हो जाएगा, 11। तो ये आपकी क्या है, अभाज्य संख्या निकल करके आ गई है। अब यहाँ पे देखिए, 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 और 13 होती हैं। ठीक है, इनको ऐसे ही रट देना है, याद कर लेना है इनको। अब हम आते हैं सम संख्या और विषम संख्या पे। ठीक है, तो सम संख्या और विषम संख्या तो आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हो। इवन नंबर और ऑड नंबर कक्षा 5 में भी है। तो इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है कि साधारण भाषा में समझ लीजिए, जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित, बस इतना याद रखिए। जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं उसको सम संख्या कहते हैं, और जो पूर्ण रूप से 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जिनमें शेष बच जाता है, शेषफल बच जाता है, उनको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं, जो 2 का गुणज होगा वो सम संख्या होगी, 2 का गुणज सम संख्या होती है, या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये 2 के गुणज भी हैं, और अगर इनको 2 से विभाजित करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, तो सम संख्याएं किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उनको सम संख्याएं कहते हैं। दूसरी भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि ये 2 के गुणज होते हैं। और जो उसके अलावा जो बच गई वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उनको आप क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, यह 2 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये 2 ही है। तो हमने ये पढ़ा था कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ लिया था। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, तो ये आप पढ़ चुके हैं कि 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, और 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। अब आते हैं हम यहाँ पर, तो ऑड और इवन में तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। अब है प्रश्नावली करते हैं। ठीक है, सम और विषम संख्या आपको समझ में आ गई होगी। सम संख्या वे होती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, उनको सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उनको विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब है प्रश्नावली 3.2। देखिए, बताइए कि किन्हीं 2 संख्याओं का योग सम होगा या विषम होगा यदि वे दोनों विषम हैं या सम हैं। तो पहली स्थिति देखिए, अगर दोनों संख्याएं विषम हैं, तो विषम का मतलब क्या होता है, जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। जैसे 3 है और 5 है, ये क्या है, विषम संख्याएं। तो दोनों संख्याएं अगर विषम हो तो क्या होगा, 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है। 3 धन 5 8 होता है। तो जब भी 2 विषम संख्याएं होती हैं तो उनका योग क्या होता है, सम होगा।
और भी करके देख लीजिए। 7 + 3 10 होता है। तो दो विषम संख्याओं का योग कितना होता है? सम होता है। सम संख्याएं हों, अगर दोनों सम संख्याएं हैं, एक 2 है और एक 4 है, तो कितना होगा? 4 और 2 6। दोनों सम संख्याओं का योग भी क्या होगा? सम होगा। और दोनों विषम संख्याओं का योग भी सम होगा। ठीक है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य? 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो 3 विषम संख्याएं ले लीजिए। 3 विषम संख्याएं, एक 3 हो गई है, 3 धन 5 धन 7 कर लीजिए। तो 7 और 3 10 और 1 15। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो ये तो 3 विषम संख्याओं का योग विषम निकल के आ गया है। तो इसका मतलब ये क्या है? गलत है, असत्य है। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। तो दो विषम संख्याओं को 3 धन 5 और प्लस 2 कर दिया हमने। तो दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। तो 5 और 3 8 और 2 10। तो ये क्या हो गया? ये सत्य हो गया है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। और 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, इसको कैसे करेंगे? 3 विषम संख्या, 3 5 15। ठीक है। और एक विषम संख्या और ले लीजिए, जिसका इसके साथ गुणा कर दीजिए, फिर आप देखिए कि इसका गुणनफल क्या निकल के आता है। तो 3 विषम संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो क्या निकलेगा? गुणा के इसको कितना कर दीजिए? 7 कर दीजिए। तो अब इन तीनों का जो गुणनफल निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास? पांच 3 15 होता है। और 15 सतह कितना हो जाएगा? 105। 15 सतह 105। तो ये क्या पूछ रहा है? 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो 3 विषम संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? विषम ही आया। तो ये क्या है? सही है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। यदि किसी सम संख्या को, कोई सम संख्या 4 है और उसको 2 से भाग दिया जाए तो 2 दूनी 4, तो इसका जो भागफल है वो सदैव विषम होता है। तो इसका भागफल कितना आया? 2 आया। 2 क्या है? सम है। इसका मतलब ये क्या है? असत्य है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम है? नहीं, ये क्या है? असत्य है। क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो क्या है? अभाज्य भी है और सम भी है। अभाज्य भी है, सम भी है। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, ये गलत है। अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयंमोह संख्या होते हैं ना। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो ये भी क्या है? गलत है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है और 2 + 3 करेंगे तो 5 होता है। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। तो ये क्या है? सही है। इसके अलावा जो अभाज्य संख्याएं हैं वो सब विषम होती हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। नहीं, ये भी गलत है। क्योंकि 2 क्या है? अभाज्य है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल, 2 गुणा गए 4 बराबर 4 दूनी 8। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो ये क्या है? सत्य है। ठीक है। अब आगे देखिए, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। संख्या 13 और 31 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और ये क्या है? इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य युग्म ज्ञात कीजिए कि जिनमें क्या हो? इस तरह के युग्म हो। तो क्या क्या हो जाएगा? देखो, 17 अभाज्य संख्या है और इसके साथ 71 भी अभाज्य संख्या है।
37 अभाज्य संख्या है और 73 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 79 79 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 97 भी अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार के युग्म आपने ज्ञात कर लिए। और भी आप सोचना, क्या पता और भी निकल आए, लेकिन ये इसके बीच के युग्म निकलेंगे। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या, तो 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी। अब अगर हम अभाज्य लिखेंगे तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी 20 से छोटी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। और अगर हम भाज्य संख्या लिखेंगे तो भाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगे, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18। ये क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं इस प्रकार से लिखेंगे। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कौन सी होगी, 7 होगी। निम्न को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो किस तरह से करेंगे, अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में कैसे करेंगे व्यक्त। अब जैसे 41 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 44 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 41, 3 × 41 = 44। दोनों क्या है, अभाज्य है। अभाज्य संख्याओं का युग्म निकल के आ गया है। दूसरा क्या है, 36। तो 36 को कैसे लिखेंगे, 5 और 31 दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। फिर है 24, 24 को कैसे लिखेंगे, 7 और 17 ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और फिर है 18, 18 को कैसे लिखेंगे, 7 और 11 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये इसका योग 18 हो जाएगा। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। तो 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाते हैं। इसको भी याद रखना, ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं, जो क्या है, जिनका अंतर 2 हो। तो ऐसे युग्म कौन कौन से हो जाएंगे, 3 और 5 हो जाएंगे, 5 और 7 हो जाएंगे, 11 और 13 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। और 2 अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है उसे क्या कहते हैं, अभाज्य युग्म कहते हैं। तो ये आपके 3 युग्म निकल के आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। तो 8th वाला देखेंगे आप, तो अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो आप देखेंगे, एक तो ये देखो 51 क्या होता है, 17 × 51 होता है, और 26 क्या होता है, 13 दूनी 26 होता है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। 23 किसी पहाड़े में नहीं आता है, 37 किसी पहाड़े में नहीं आता है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 37 और 23 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्याएं नहीं आती हैं। तो कौन कौन सी हो जाएंगी, देखिए, क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्याएं नहीं आती हैं। तो लिखिए, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। तो ये सब क्या होती हैं, ऐसी भाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आती है।
फिर है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 21 को कैसे लिखेंगे? 3 + 7 + 11, ये हो जाएगा 21। 31 को कैसे लिखेंगे? 17। ये तीनों क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याओं के युग्म हो जाएंगे। 53 को कैसे लिखेंगे? 13 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है और 23 भी अभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा 53। और 61 को कैसे लिखेंगे? 19 लिखेंगे, 29 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है, तो इस तरह से इसको लिख लें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। जैसे 3 + 7 और 10 होता है, तो 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखने हैं आपने। तो क्या हो जाएगा? 2 + 3 हो जाएगा। जो 2 + 3 क्या होता है? 2 धन 3 5 होता है। ये 5 से क्या है? विभाज्य है। उसके बाद लिखेंगे 3 + 17, तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये भी क्या है? विभाजित है। 5 धन 5 लिखेंगे तो 10 हो जाएगा, ये भी विभाजित है। 7 धन 13 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये भी विभाजित है। और 2 धन 13 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये भी क्या है? 5 से विभाजित है। तो ठीक है, अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो तो कहलाती है, क्या कहलाती है? वह अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह एक क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 है। और सबसे छोटी सम संख्या 2 है। तो इस प्रकार से आपने इसको रिक्त स्थान भर लिया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। क्लास बहुत लंबी हो गई आज। कल की क्लास में हम बच्चों संख्याओं की विभाज्यता की जांच करने के नियम के बारे में पढ़ेंगे और उसको अच्छे से हम करेंगे। तो आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा है, अगर वो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे दोबारा से पूछ सकते हैं। दोबारा से बार बार वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बेसिक लेवल से चलिए, तभी जा कर के आप आगे बढ़ सकते हो। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपना एक लक्ष्य रखिए कि हमें जीवन में क्या करना है। थैंक यू क्लासेस।